ओम नमः शिवाय। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। विनीता की आंखों में आज जो गुस्सा था वो हीरा देवी को आज से पहले कभी नहीं दिखा, क्योंकि आज के पहले हीरा देवी ने कभी भी विनीता के सामने उसके बच्चों के साथ गलत करने की कोशिश भी नहीं की थी। पर जो हीरा देवी ने नोटिस को छिपाकर और अब अनिकेत को अपने बच्चों को सही के लिए डांटने पर रोकने जा रही थी, उसके लिए अब विनीता चुप बैठने वाली नहीं थी। विनीता का ये गुस्सा देखकर हीरा देवी ने अपने बढ़ाए हुए कदम चुपचाप बिना कुछ बोले ही पीछे कर लिए और फिर अनिकेत ने समर से कहा कि तुम मुझे बताओगे कि तुम आज अपने कॉलेज जा रहे हो या नहीं। नहीं पापा, वो आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आज घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करूँगा। पिछले 3 महीने से तुम घर पर बैठकर कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, जो अपने कॉलेज के नॉर्मल टेस्ट भी नहीं निकाल पाए। ये सुनकर समर की अब तबीयत टाइट हो गई कि उसके पापा को उसकी सच्चाई पता चल गई। तुम अभी 10 मिनट के अंदर तैयार हो और मेरे साथ अपने कॉलेज चलो। समर ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, वैसे ही अनिकेत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समर को घूर कर देखा तो समर बहुत डर गया और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगा। अब आई पाखी की बारी, तो आज अनिकेत ने पाखी को भी उसी गुस्से से घूर कर देखा तो पाखी के सामने से ही कहा कि पापा, मैं तो 5 मिनट में ही रेडी हो जाऊंगी। और इतना कहकर वो अपने कमरे के अंदर चली गई। अनिकेत नीचे गया और जाकर अपना बचा हुआ नाश्ता करने लगा और खाते खाते ही उसने अपने ऑफिस में फ़ोन किया और आज लेट आने का कारण बताकर फ़ोन रख दिया। जब तक अनिकेत का नाश्ता खत्म हुआ तब तक पाखी और समर रेडी होकर अनिकेत के सामने खड़े हो गए। विनीता ने दोनों बच्चों के लिए जैसे ही नाश्ते की प्लेट लगाई, वैसे ही अनिकेत ने विनीता से कहा कि अब तुम अपनी ममता का ये झूठा दिखावा करना बंद करो, क्योंकि जो भी आज हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपने स्वार्थ के चलते हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। और फिर अनिकेत अपने बच्चों को बिना नाश्ते किए ही अपने साथ लेकर चला गया। अनिकेत की बात सुनकर विनीता का दिल एक बार फिर बहुत दुखी हो गया कि क्या बच्चों की हर गलती की वजह सिर्फ एक माँ ही होती है? क्या पिता का कोई हक नहीं होता कि वो अपने बच्चे की पल पल की खबर रखे? अगर आज मेरी वजह से बच्चों की ये हालत होती तो मैं उनके भविष्य को दोबारा से संवारने के लिए ये सब नहीं करती। और मैं तो फिर भी 3 महीने से बच्चों से दूर थी, पर अनिकेत तो बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों पर 1 सेकंड के लिए ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या सिर्फ कॉलेज स्कूल की फीस दे देने से एक पिता के सारे फर्ज पूरे हो जाते हैं? विनीता अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी हीरा देवी ने अनिकेत की इस बात का भरपूर फायदा उठाते हुए विनीता से कहा कि अब क्या खड़े खड़े आंसू बहा रही है? मेरे बेटे ने जो कहा वो एकदम सच कहा कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही अपने हाथों से अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। अरे तू क्या जाने, तेरे जाने के बाद मैंने और मेरे बेटे ने इन मासूम बच्चों का कितना ध्यान रखा है। विनीता ने तुरंत पलटकर अपनी सास से कहा कि हाँ, वो तो मुझे कल ही पता चला कि कैसे आपने और सिर्फ आपने मेरे दोनों बच्चों का और उनके भविष्य का कितना अच्छे से ध्यान रखा है। और यकीन मानिए माँ जी, सही वक्त आने पर मैं इसका भी जवाब आपको जरूर दूंगी। इतना कहकर विनीता किचन में काम करने चली गई, पर हीरा देवी अभी भी विनीता की बात को सोचने लगी।
कि आखिर इसको ऐसा क्या पता चल गया है मेरे बारे में। अनिकेत पहले समर के साथ उसके कॉलेज गया और प्रिंसिपल से बात करके समर को कॉलेज भेजने की बात कही और समर को वहीं कॉलेज में छोड़कर पाकि के स्कूल की तरफ गया। वहाँ भी अनिकेत ने पाकि के प्रिंसिपल से बात की और पाकि को भी दोबारा से अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की। अब पाकि को भी उसके प्रिंसिपल ने दोबारा से स्कूल आने की इजाज़त दे दी और अनिकेत ने उसे भी वहीं स्कूल में छोड़ दिया और अब खुद ऑफिस के लिए निकल गया। घर पर विनीता बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर समर के कॉलेज और पाकि के स्कूल में क्या हुआ होगा। विनीता बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और फिर दरवाजे की तरफ। अचानक ही विनीता का ध्यान इशिता के दिए फोन पर गया और उसने वो फोन उठाया और समर के कॉलेज में कॉल करने के बारे में सोचा। उसके पास समर के कॉलेज का नंबर नहीं था। फिर उसे याद आया कि अनिकेत हमेशा अपनी एक छोटी सी डायरी में सभी जरूरी नंबर लिख कर रखते हैं। हो सकता है कि उसमें समर के कॉलेज का नंबर मिल जाए। विनीता ने वो डायरी निकाली और उसमें समर के कॉलेज का नंबर ढूंढा और उसे किस्मत से मिल भी गया। फिर विनीता ने डरते डरते उस नंबर पर कॉल किया, क्योंकि विनीता अपने फ़ोन से पहली बार किसी को कॉल करने जा रही थी तो उसे बहुत घबराहट भी हो रही थी। रिंग जा रही थी और 3 से 4 रिंग के बाद एक लड़के ने फ़ोन उठाया तो विनीता ने उससे कहा कि वो कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करना चाहती हूँ। उसका बेटा समर उसी कॉलेज में पढ़ता है। लेकिन उस लड़के ने विनीता को साफ इनकार कर दिया प्रिंसिपल से बात कराने के लिए। आप एक बार जाकर प्रिंसिपल सर से मेरा नाम बताइए तो ज़रूर वो मुझे पहचान जाएंगे। पर उस लड़के ने विनीता की एक बात ना सुनी और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब विनीता मायूस होकर अपना फ़ोन हॉल में ही छोड़कर दूसरे कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में जब वो लड़का किसी काम से प्रिंसिपल के केबिन में गया तो उसने विनीता के फ़ोन का जिक्र किया। जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल ने उसे पहले तो डांटा और फिर उसे उसी नंबर पर कॉल करने के लिए कहा। इधर विनीता अपना फ़ोन हॉल में ही छोड़कर घर के दूसरे कामों में लग गई और तब तक हीरा देवी बाहर हॉल में बैठ गई। तभी उस लड़के ने विनीता के नंबर पर कॉल किया और हीरा देवी के सामने विनीता का फ़ोन बज उठा। फ़ोन के बजने की आवाज़ सुनकर हीरा देवी बड़ी हैरान हो गई कि घर पर तो 2 ही लोगों के पास फ़ोन है, पहला अनिकेत और दूसरा समर, और दोनों ही आज घर पर नहीं है, तो फिर ये तीसरा फ़ोन किसका पैदा हो गया। फ़ोन के बजने की आवाज़ सुनकर अचानक ही विनीता को अपने फ़ोन की याद आई और वो भागकर हॉल की तरफ गई तो उसने देखा कि हीरा देवी उसका फ़ोन उठाने ही जा रही थी कि तभी भागकर विनीता ने फ़ोन छीन लिया और विनीता के फ़ोन छीनते ही हीरा देवी घबरा गई और उन्होंने विनीता से कहा कि ये क्या किया तूने, मेरे हाथ से फ़ोन क्यों छीना, मेरा फ़ोन है तो मैं क्यों ना लूँ, तेरे पास ये फ़ोन कहाँ से आया, और ये तो देखने में बहुत महंगा लगता है और जैसी तेरी औकात है उसको देखकर लगता नहीं है कि तू इतना महंगा फ़ोन खरीद सकती है। तो सच सच बता कि तूने ये फ़ोन कहाँ से चोरी किया है, कहीं ये मेरे बेटे का तो नहीं है। माँ जी, अपने ही घर पर भला कौन चोरी करता है। हीरा देवी ने अपने मन में कहा कि मैं, और जब मैं कर सकती हूँ तो तू भी तो कर ही सकती है। ये फ़ोन मेरी सहेली सीता ने लाकर मुझे दिया है। क्यों? उसने तुझे ही फ़ोन खरीदकर क्यों दिया? क्योंकि सीता अनाथ है, उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है, वह मुझे ही अपना सब कुछ मानती है, इसीलिए मुझे फ़ोन दे दिया बात करने के लिए। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर विनीता अपने कमरे में चली गई। जब उसने नंबर देखा तो वो समझ गई ये कॉल समर के कॉलेज से ही आया है।
उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया कि वक्त पर पहुंचकर माँ जी से फ़ोन छीन लिया, वरना अगर ये कॉल माँ जी ने उठा लिया होता तो विनीता का सच सबके सामने आ जाता। विनीता ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया और प्रिंसिपल से बात की। विनीता ने वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में प्रिंसिपल से पूछा। जैसा आप चाहती थी मैंने वैसा ही किया है, पर अब आगे क्या करना है वो मैं अब खुद आपको कल कॉलेज जाकर बताऊंगी। अगले दिन विनीता अपना घर का सारा काम खत्म करके और घर के बाहर जाने लगी। तू रोज रोज इतनी सुबह कहाँ जाती है? बहुत जल्द आपको ये भी पता चल ही जाएगा। और फिर विनीता वहाँ से चली गई। विनीता को ऐसे जवाब देता सुनकर हीरा देवी का सुबह सुबह ही गुस्से का पारा चढ़ गया और वो अब अनिकेत का नाश्ते पर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में अनिकेत, पाखी और समर भी रेडी होकर नाश्ता करने के लिए आ गए। अनिकेत ने आते ही हीरा देवी से अपनी चाल चलना शुरू कर दिया और अनिकेत से कहा कि तुझे होश है भी कि तेरी पत्नी कहाँ है? मुझे जानना ही नहीं कि वो कहाँ है। तू बस यही बोलते रहना और तेरी पत्नी एक दिन उड़न-छू हो जाएगी। अरे वो रोज सुबह कहीं चली जाती है और दोपहर के समय लौट कर आती है। ना तो पूछ कर जाती है और ना ही बता कर जाती है। और तुझे पता है अब उसके पास एक बहुत महंगा स्मार्टफोन भी है। और कल मैंने उसे रंगे हाथों किसी से बात करते हुए पकड़ लिया तो वो बहुत घबरा गई। और जब मैंने उससे पूछा कि उसे ये फ़ोन किसने दिया है तो कहने लगी कि ये फ़ोन उसकी सहेली इशिता ने दिया है। देख बेटा, मुझे ना इस औरत के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे यहाँ कम पढ़ी लिखी गवार कहते रह जाए और ये वहाँ से अपने आशिकी के झंडे गाड़ दे। माँ, कम से कम ये तो देख लिया करिए कि आप किसके सामने बात कर रही है। मेरे दोनों बच्चे बैठे हैं, ये सब उनके सामने। और वैसे भी मेरा और विनीता का अब तलाक होने वाला है, तो वो किसके साथ क्या करती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो भी कर रही है मेरे घर के बाहर कर रही है। पर जिस दिन उसके कारनामे मेरे घर की दहलीज को लांघने की कोशिश करेंगे, मैं उसी दिन विनीता के हाथ पैर तोड़ दूंगा। अपने बेटे के मुंह से विनीता के लिए ऐसी बात सुनकर हीरा देवी को बड़ी राहत मिली। अनिकेत और बच्चे भी नाश्ता करके अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। समर अब अपने पापा के डर की वजह से कॉलेज जा रहा था और सारी क्लास भी अटेंड कर रहा था, पर अब उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका मन अब दूसरी फालतू की चीज़ों में लग चुका था। समर की सारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी और अब घर जाने की बारी थी कि तभी समर की क्लास में उसके प्रिंसिपल सर आए। उन्हें देखकर सभी बच्चे खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को बैठने के लिए कहा और अपने यहाँ आने का कारण बताते हुए कहा कि मैं यहाँ आज आपकी क्लास में इसीलिए आया हूँ कि आज से आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, वो भी सिर्फ 30 मिनट की, जिसके आपको हमारे देश की संस्कृति और रीति रिवाज के बारे में बताया जाएगा। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा कॉलेज की तरफ से प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें इसी क्लास के बच्चों को इस प्रोग्राम के लिए चुना जाना है। और ये तभी होगा जब आपको इसके बारे में कोई जानकारी होगी, तो इसके लिए हम आप लोगों को
कुछ दिनों के लिए 30 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और आपको इसका ज्ञान देंगे और इसके बाद हम सभी बच्चों का टेस्ट लेंगे। जो भी बच्चा इस टेस्ट को सबसे ज़्यादा नंबर में पास करता है वो ही इस प्रोग्राम के लिए चुना जाएगा। और इसके लिए हमने एक नई टीचर भी आप सभी के लिए बुलाई है जिनका नाम है मिसेज विनीता साहा। विनीता जैसे ही समर की क्लास में आई तो समर अपनी माँ को अपने कॉलेज में और वो भी अपनी टीचर के रूप में देखकर जैसे उसकी जान ही निकल गई। उसे तो अपने कानों पर और अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे वो कम पढ़ी लिखी गंवार कहता है, वो अब उसके ही कॉलेज में और अब उसे ही पढ़ाएगी। समर को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है तो उसने अपनी आंख बंद करके अपने आप को जोर से एक थप्पड़ मारा और फिर आंख खोलकर देखा तो उसकी माँ अभी भी उसके सामने ही खड़ी हुई थी और दूर खड़ी विनीता सबकी नज़रों से छिपकर अपने बेटे की इस हरकत को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अब तुम्हारी मौज मस्ती के दिन खत्म बेटा, क्योंकि अब तुम्हारी शिक्षा देने वाली गुरु तुम्हारी माँ है। अपनी माँ को अपने ही कॉलेज में अपनी टीचर के रूप में देख कर समर को बहुत गुस्सा आ रहा था और विनीता इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी, पर वो सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप समर की हरकत को देख रही थी। कॉलेज का टाइम खत्म होते ही समर गुस्से से विनीता को देखता हुआ अपनी क्लास से चला गया। विनीता भी प्रिंसिपल से बात करके अपने घर की तरफ निकल गई। विनीता समर के गुस्से के पीछे की वजह को बहुत अच्छे से समझ रही थी और वो ये भी जानती थी कि समर उसके इस हरकत पर घर पर अच्छा खासा नाटक भी करेगा, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी घर जाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी ही देर में विनीता घर पहुंची तो उसने अपने घर का माहौल एकदम शांत पाया। अनिकेत कमरे के एक कोने में बैठकर अपना लैपटॉप लेकर ऑफिस का काम कर रहा था। दूसरे कोने में हीरा देवी बैठी थी और पाखी अपने होमवर्क करने में लगी थी। विनीता को अपने घर की ये खामोशी देखकर बहुत अजीब लगा कि जितना वो अपने बच्चों को जानती है, वो अपनी माँ को अपने ही कॉलेज में एक टीचर के रूप में देखकर खुश तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, पर अभी तक वो घर भी लौट कर नहीं आया, जबकि वो मुझसे पहले ही कॉलेज से निकल गया था। विनीता ने किसी से कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधा अपने रूम में चली गई। विनीता को बाहर से आता देखकर हीरा देवी से रहा नहीं गया और उन्होंने विनीता से कहा कि तू आ गई घूम के, मार लिए बाहर के मजे। अरे तुझे तो अब घर की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं रहा। अरे पति से तलाक हो रहा है पर अभी तक हुआ तो नहीं है ना, और फिर तेरे पति के साथ तलाक हो रहा है, इस घर से नहीं, तो मान मर्यादा का तो ख्याल रख, अपनी नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए ही रख ले। विनीता को अब अपनी सास की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और अनिकेत के सामने बोलने का उनको अच्छा मौका मिला था, इसीलिए वो बस अपनी बातें बोले जा रही थी। विनीता से रहा नहीं गया और उसने कहा कि तो आप क्या चाहती है, मैं अपने पति को तलाक ना दूं, यही आश्रित होकर पड़ी रहूं? अरे मैंने अपनी आधी जिंदगी तो इस घर की इज्जत और मान मर्यादा को बचाने में ही निकाल दी और शायद इसीलिए मैंने अपनी इज्जत खो दी है अपनों के सामने। मैंने बाहर जाकर ऐसा कौन सा कांड कर दिया है जिसकी वजह से आप इतना भला बुरा सुनाई जा रही है? कल को मेरा तलाक हो जाएगा तो मेरा खर्चा कैसे पूरा होगा? मैं आपके बेटे की कमाई का 1 रुपया भी नहीं लेना चाहती हूँ, तो फिर अब ऐसे में
अगर मैं भी आपकी तरह हाथ पैर सकोड़ कर बैठ जाऊंगी तो क्या होगा मेरा? मुझे अपना खर्चा तो उठाना ही होगा ना। तो उसके लिए आज से काम नहीं ढूंढूंगी तो फिर कब ढूंढूंगी? और वैसे भी मैं अभी भी घर का सारा काम करके और अपने सारे फर्ज निभाकर ही बाहर जाती हूँ, जिसे करने की जिम्मेदारी कुछ दिनों में आपके सिर ही आने वाली है। तो कायदे से आपको भी मेरी तरह इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। हीरा देवी को विनीता की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत विनीता से कहा कि मेरी उम्र ना तेरी उम्र से बहुत ज़्यादा है, तो मैंने तेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अरे मुझे सब पता है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू रोज काम की तलाश में नहीं बल्कि अपने नए आशिक की तलाश में जाती है बाहर, जिससे जब तेरा तलाक हो जाए तो तेरे खर्चे और मज़े के लिए दूसरा कोई होना चाहिए ना। अपने चरित्र पर उठे सवाल को सुनकर विनीता के अंदर की ज्वाला भड़क गई और उसने जोर से अपनी सास को चीखते हुए कहा, माँ जी बस, खबरदार, जो आपने एक शब्द और मेरे चरित्र के बारे में कहा तो मैं आपके साथ क्या कर जाऊंगी मुझे खुद ही नहीं पता। आप एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा बोलना तो दूर, ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? और मैं कोई गैर नहीं बल्कि आपकी अपनी बहू हूँ, जो अपनी ज़िंदगी के 20 साल आपके साथ एक ही छत के नीचे बिताई है। तो आपको कैसे मेरी चरित्र पर ऐसा शक हुआ कि मैं आपकी सोच जैसी घिनौनी हरकत कर सकती हूँ? आपको कम से कम बोलने से पहले ये तो देखना चाहिए कि मेरी बेटी बैठी हुई है, वो ये सब अपनी माँ के बारे में सुन रही है, उस पर क्या असर होगा? उसके दिमाग और दिल पर अपनी माँ की क्या छवि बनेगी और वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? वो वही सोचेगी जैसी तू है। विनीता समझ गई थी कि अगर उसकी बातों को समझने वाले होते तो शायद आज उसकी ये हालत ना होती। इसीलिए विनीता ने अपना लेक्चर बंद किया और अपनी भावनाओं को काबू करते हुए कहा कि माफ़ करिएगा माँ जी, गलती आपकी नहीं मेरी है, जो मैंने आपको थोड़ा मॉडर्न समझने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा हर वक्त इंग्लिश और मॉडर्न बहू की इच्छा रखने वाली मेरी सास की सोच भी थोड़ी मॉडर्न होगी। पर आप तो, हाँ, आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया तो देखी है माँ जी, पर पुराने ज़माने की। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी कुछ और ही है। और वैसे भी आप आज की जिंदगी के लोगों को नहीं समझ पाएगी, क्योंकि इस जिंदगी के लोगों के पास वक्त ही नहीं है और हर वक्त भाग दौड़ लगी है। पर आप तो हर वक्त खाली ही बैठी रहती है और अपने दिमाग को भगवान के नाम की जगह इधर उधर की बातों पर लगाती है। विनीता की बातों की आवाज़ अब अनिकेत तक पहुंच चुकी थी और विनीता को अपनी माँ से ऐसे बातें करते देखकर अनिकेत को बहुत गुस्सा आ रहा था। बस करो, तुम मेरी माँ से ऐसे बात मत करना। अरे तुमने खुद को समझ क्या लिया है? हमारा तलाक होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, जो तुम मेरे घर पर रहकर मेरी ही माँ से ऊंची आवाज़ में बात करो। मैं आज भी वही अनिकेत हूँ जो तुम्हारे साथ पिछले 20 साल से रह रहा हूँ, और वो भी तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाकर। तो मेरी माँ से बात करने से पहले अपनी औकात के बारे में ज़रूर सोचना। अगर मेरी सास आपकी माँ है तो मैं भी तो आपके बच्चों की माँ हूँ ना। फिर आपने अपने बच्चों को ये शिक्षा, ये संस्कार क्यों नहीं दिए कि जैसे आप अपनी माँ को माँ नहीं बल्कि अपना भगवान मानते हैं, तो वैसे भी वो भी अपनी माँ को भगवान ना सही पर इंसान तो समझे। 4 लोगों के बीच इसकी इज्जत का तो ख्याल करे। मेरे से खिलाफ बोलने वालों से ना लड़े पर खुद तो मेरे खिलाफ ना हो। प्यार ना सही पर कम से कम मुझे ममता जताने का तो हक दे। मुझे अपनी दुश्मन नहीं पर सबके सामने आपकी अपनी माँ तो माने। क्यों आपने उन्हें सिर्फ अपनी शिक्षा दी
और अपने संस्कार देना भूल गए। ये सब काम एक पिता का नहीं बल्कि घर पर रहने वाली माँ का होता है। एक पिता तो सुबह से लेकर शाम तक बाहर जॉब करता है, 4 लोगों के साथ उठता बैठता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा कमाने में लगा रहता है, तो उसके पास इन सब के लिए फुर्सत ही कहाँ है। और तुम जैसी औरतें जो ना तो जॉब करती है और ना ही 1 रुपया कमाने की औकात रखती है, वो अगर घर पर आराम से रहकर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती तो उन्हें माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम करती ही क्या हो घर पर? सुबह से उठकर बस नाश्ता और फिर दोपहर में खाना और फिर शाम होते ही 4 औरतों के साथ मिलकर पूरे मोहल्ले और अपनी सास की बुराई करना, और फिर रात होते ही खाना और फिर जाकर बिस्तर पर घंटों तक सोना। ना पैसे कमाने की चिंता और ना ही बचाने की कोशिश, बस पति का मुफ्त का पैसा घर पर बेरोजगार होकर उड़ाना। इससे ज्यादा तुम जैसी गृहिणी से आता ही क्या है। अपने पति की बात सुनकर विनीता पहले तो मुस्कुराने लगी, और जब अनिकेत ने इसकी वजह पूछी तो अब विनीता से रहा नहीं गया और वो अब जोर जोर से हंसने लगी। अब विनीता को ऐसे हंसते देखकर अनिकेत और हीरा देवी दोनों को ही बहुत गुस्सा आने लगा कि अनिकेत ने विनीता की इतनी बेइज्जती की, पर विनीता रोने की जगह उल्टा हंस रही है। आप लोगों को मैं पागल लग रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे बारे में कितना कुछ बताया और मुझे ये सब सुनने के बाद रोना चाहिए, और मैं तो उल्टा हंस रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मेरे पतिदेव, आपने जितना कुछ भी मेरे बारे में बताया वो सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, बल्कि आपकी कही एक एक बात आपकी भगवान जैसी माँ पर भी लागू होती है, क्योंकि इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं गृहिणी है, बल्कि इस घर की बहू की सास भी एक गृहिणी ही थी। और जो सब आपने मेरे बारे में कहा सब आपकी माँ ने भी अपने टाइम पर किया होगा, तभी तो आपको एक गृहिणी के बारे में इतना कुछ पता है। विनीता की बात सुनकर अनिकेत और हीरा देवी के तो होश ही उड़ गए कि वो दोनों विनीता का मजाक उड़ाते उड़ाते कब खुद का मजाक बना डाले, उन्हें पता ही नहीं चला। अपने पति और सास के उतरे हुए चेहरे को देखकर विनीता ने कहा कि अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम किसी का मजाक बनाते हैं या फिर उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो हम कब खुद एक मजाक बनकर रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। और जब तक उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है वो न सिर्फ दूसरों के बल्कि खुद अपनी भी नज़रों से गिर जाते हैं। विनीता की बात ना तो अनिकेत को हजम हो रही थी और ना ही हीरा देवी को, पर विनीता ने जो कुछ भी कहा था उसे सुनने के बाद ना तो अनिकेत के पास उसका कोई जवाब था और ना ही हीरा देवी के। इसीलिए दोनों चुपचाप अपनी नज़रें नीची करके खड़े थे, पर अभी भी एक की आंखों में विनीता के लिए बहुत गुस्सा बाकी था, और वो था समर, जिसे अपनी माँ का अपने ही कोली जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसीलिए वो कॉलेज से निकलकर सीधा अपने दोस्त के पास गया और अपने गुस्से में उसने शराब पी ली और सीधा घर आकर अपनी माँ से सवाल करने लगा, हाँ जैसे आपने अपने साथ किया है। समर की आवाज़ सुनकर सभी मुड़कर देखने लगे। समर दरवाजे की तरफ लड़खड़ाता हुआ खड़ा था। समर की हालत देखकर सबको समझते देर नहीं लगी कि समर ने आज फिर से ड्रिंक की है। पहले तो अनिकेत को बहुत गुस्सा आया कि समर ने उसके मना करने के बाद भी दोबारा से शराब पी और पीकर घर तक आने की हिम्मत की। इसीलिए वो बहुत गुस्से से समर के पास गया और उसे एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद भी समर को अपनी हरकत पर कोई शर्म नहीं थी, बल्कि वो और जोर जोर से हंसता हुआ बोला कि यही थप्पड़ अगर आपने अपनी पत्नी को मारा होता तो इनके कदम घर की चौखट के अंदर होते, ना कि मेरे कॉलेज तक पहुंच जाते।
अपने बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर विनीता के तो होश ही उड़ गए। वो कुछ कहती कि अनिकेत ने पहले ही समर को उसके ड्रिंक के लिए डांटना शुरू कर दिया। और फिर जब एक पिता अपने बेटे को डांट रहा हो, वो भी सही बातों के लिए, तो एक माँ को उस वक्त बाप बेटे के बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसी में एक औरत की समझदारी होती है। और यही सोचकर विनीता भी चुप रही। लेकिन ये सब हीरा देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनका बेटा अनिकेत अपनी पत्नी के लिए अपने बेटे से लड़ रहा है, जो किसी भी हालत में हीरा देवी को गवारा नहीं था। हीरा देवी बहुत ही स्वार्थी किस्म की औरत थी। हालांकि उन्हें कभी भी विनीता में कोई कमी नहीं दिखी, पर उनका बेटा अपनी पत्नी का गुलाम ना बन जाए, इसीलिए वो हर वक्त अपने बेटे और बहू के बीच झगड़ा पैदा करने में लगी रहती थी। और आज भी वो यही करने जा रही थी। अनिकेत समर की इस हरकत पर उसे डांट ही रहा था। तभी हीरा देवी समर का पक्ष लेते हुए उन दोनों के पास गई और समर को अपने गले से लगाते हुए कहा कि अरे एक बार जरा समर की भी तो बात सुन ले कि आखिर उसने ये नशा किया क्यों है। अरे वो तो तेरा ही बेटा है और उसके अंदर तेरे नाम का ही तो इतना खौफ है कि वो कुछ भी करने से पहले तेरे बारे में 1000 बार सोचता है। पर इसके बाद भी अगर इसने कोई गलती की है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह भी जरूर होगी, और मैं जानती हूँ कि इसके पीछे की वजह ये विनीता ही होगी। समर के गलत होने पर भी अपनी सास का उसका पक्ष लेते हुए देखकर विनीता से चुप नहीं रहा गया और उसने कहा कि माँ जी, आप ये क्या कर रही है। अरे समर ने शराब पी है, ये कोई छोटी बात नहीं है, और जितना इसकी उम्र है उस हिसाब से इसके ऊपर ऐसी कोई समस्या नहीं आ सकती जिसका हल इसके या फिर इसके माँ बाप के पास ना हो। आप उसके गलत होने पर भी उसका पक्ष लेकर उसकी गलती को बढ़ावा क्यों दे रही है। और आप क्या कर रही है। आपको मेरे कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी। और ये सब क्या चल रहा है आपके गवार दिमाग में। इधर विनीता और समर एक दूसरे की बातों में उलझ गए। उधर हीरा देवी ने मौके का फायदा उठाकर अपने बेटे अनिकेत के कान भरने में लग गई। अनिकेत अभी भी समर के नशे में घर की बात को लेकर नाराज था। तभी हीरा देवी ने अनिकेत से कहा, तू अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं माँ। अरे तूने देखा नहीं, जब तू मेरे पक्ष में इस कम पढ़ी लिखी गवार से लड़ रहा था तो उसने कैसे हम दोनों की बोलती बंद कर दी थी। लेकिन अब दोनों की कमी को खुद इसके बेटे ने पूरी कर दी। नहीं, मैं इसको 4 बातें सुनाकर, और तू है कि उसी को रोकने में लगा है। अरे जो काम हम नहीं कर पाए वो काम समर कर रहा है, इस कम पढ़ी लिखी को इसकी असली जगह दिखाकर। इसलिए तू चुपचाप मेरी तरह खड़ा होकर बस तमाशा देख। आखिर ऐसा क्या कर दिया है तेरी माँ ने जो तू अपनी माँ को इतना भला बुरा बोल रहा है। अरे तेरी माँ अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, तो तुझे तो इस बात की खुशी होनी चाहिए। पर तू तो अपने ही घर में शराब के नशे में आया है। क्या तेरी माँ की खुशी तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। जब मेरे लिए मेरी माँ ही मायने नहीं रखती तो उसकी खुशी से मेरा क्या मतलब हो सकता है। और आपको अपने जीवन में जो करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको पूरी दुनिया में क्या सिर्फ मेरा ही कॉलेज मिला था कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। अनिकेत ने हैरानी से पूछा कि तेरे कॉलेज से मतलब क्या है तेरा, क्या किया है अब इसने। ये पूछिए कि इन्होंने क्या किया नहीं है क्या अपने बच्चों के साथ। पहले इंग्लिश ना आने की वजह से ये सिर्फ मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवाती थी, पर अब ये पूरे कॉलेज के सामने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ मेरा मजाक बनाना चाहती है। हीरा देवी ने कहा, तू साफ साफ बताना कि बात क्या है। ये आज मेरे कॉलेज आई थी तुझसे मिलने,
समर ने इशारे में नहीं कहा। पर अनिकेत ने विनीता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तो क्या तेरे पास ये भी पढ़ने आई थी, मुझे पढ़ाने आई थी ये। समर की बात सुनकर अनिकेत और हीरा देवी के पैरों से तो जैसे जमीन ही खिसक गई और दोनों ने तुरंत विनीता की तरफ बड़ी हैरानी से देखा। अब आप ही सोचो पापा कि जिस औरत से खुद इंग्लिश पढ़ते नहीं आती है, वो भला मुझे क्या इंग्लिश पढ़ाएगी। और तो और मेरी ही कॉलेज में आकर, मेरी ही टीचर बनकर, मेरे ही दोस्तों के सामने खुद का कम मेरा ज़्यादा मजाक बनवाएगी। समर की बात सुनकर अनिकेत और हीरा देवी की हंसी ही नहीं रुक रही थी। वो बस विनीता को देखकर हंसे ही जा रहे थे। अब उन्हें सच में इस बात पर हंसी आ रही थी, या फिर वो विनीता की जिस बात का जवाब उस वक्त नहीं दे पाए, वो अब हंस हंस कर दे रहे थे। विनीता को अपने पूरे परिवार से इस सब की उम्मीद थी। किसी एक को अपनी बात समझाना हो तो वो समझाए भी, पर यहाँ तो पूरा परिवार ही उसका ना समझ था। और ना समझ भी ऐसे कि विनीता कितना भी अपना गला फाड़ ले, पर इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगने वाली। इसीलिए विनीता ने किसी से कुछ ना कहना ही उचित समझा और वो वहाँ से बिना किसी से कुछ कहे अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी समर ने विनीता को ऑर्डर देते हुए कहा कि अगर आप अपने बेटे से 1% भी प्यार करती है तो कल से आप मेरे कॉलेज नहीं आएगी, और अगर आप आई तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके लिए आपकी खुशी आपके बेटे से बढ़कर है। अपने बेटे की बात सुनकर विनीता की आंखें भर चुकी थी और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे को अंदर से बंद करके जोर जोर से रोने लगी। हीरा देवी ने समर को सहारा दिया और उसे उसके कमरे में छोड़ दिया और खुद मजे से हॉल में बैठकर टीवी देखने लगी और अनिकेत भी अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद जब शाम ढलने लगी तो विनीता अपने कमरे से बाहर निकली और रात के डिनर की तैयारी करने लगी और काम करते करते सोचने लगी कि आखिर अब वो क्या करे। एक तरफ उसकी ममता है जो उसे अपने बच्चों की खुशी के खिलाफ जाने से रोक रही है, और एक तरफ उसका आत्मसम्मान जो उसे आगे बढ़ने के लिए उसके अपने एक रिश्ते की कुर्बानी मांग रहा था। विनीता अपने जिस लक्ष्य पर निकल चुकी थी तो वो ये जानती थी कि उसका ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर इस सफ़र में उसे अपने बच्चों की खुशियों का भी बलिदान करना पड़ेगा। ये उसने कभी भी नहीं सोचा था। पर अब विनीता को दोनों में से एक रास्ता चुनना था। अब विनीता इसी उलझन में पड़ गई कि कहीं उसके लक्ष्य में उनकी ममता आड़े ना आ जाए। बहुत सोचने के बाद आखिर विनीता ने अपना निर्णय लिया। रात का खाना आज सिर्फ अनिकेत, पाकी और हीरा देवी ने ही खाया। विनीता और समर अभी भी आने वाले कल की चिंता में डूबे हुए थे और भूखे पेट सोने की कोशिश में लगे थे। अगली सुबह का सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि आखिर विनीता आज क्या निर्णय लेने वाली है, पर किसी की भी अब हिम्मत ही इतनी नहीं थी कि वो विनीता से जाकर पूछ ले। यहाँ तक कि अब अनिकेत भी विनीता से सोच समझकर बात करता था। विनीता अगली सुबह उठकर रोज की तरह अपने काम में लग गई। सबको वक्त पर नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर दे दिया और खुद भी बैठकर खाने लगी। लगभग सबका नाश्ता हो चुका था। अब सबके जाने का वक्त भी हो गया था और तभी समर ने जाते जाते विनीता से कहा कि मैं आज भी आपको अपनी माँ मानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी माँ अपने बेटे को कभी भी निराश नहीं करेगी। इतना कहकर समर अपने कॉलेज चला गया, पाखी अपने स्कूल और अनिकेत अपने ऑफिस। विनीता खाने की कोशिश तो कर रही थी, पर समर की बातों ने जैसे उसका गला बांध दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ तक आकर अब क्या करे। उसे खुद को मजबूत बनाकर रख पाना अब बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन समर आज बहुत ही खुशी खुशी कॉलेज गया था।
उसकी खुशी देखकर उसके दोस्त से रहा नहीं गया और उसने समर से उसकी खुशी के पीछे की वजह को पूछ ही लिया। कार्तिक समर का बहुत ही खास दोस्त था और समर भी कार्तिक से कभी कुछ नहीं छिपाता था और कार्तिक भी विनीता को पहचानता था। इसीलिए उसने समर से कहा कि भाई, कल तो जब तूने अपनी माँ को अपने कॉलेज में देखा तब तो तू बहुत दुखी हुआ था, पर आज ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तू बहुत खुश है? अपनी उदासी के कारण को ही खत्म कर दिया मैंने। तेरा मतलब क्या है? क्या आज तेरी माँ हमारे कॉलेज में हमें पढ़ाने के लिए नहीं आएगी? सवाल ही नहीं उठता कि वो आज तो क्या कभी भी इस कॉलेज में आ जाए। अच्छा, तो ये बता कि ये जादू हुआ कैसे? पहले तो जब मैंने अपनी मम्मी को यहाँ देखा तो मेरा बहुत खून खोला और जब मैं तेरे घर से ड्रिंक करके अपने घर गया तो वहाँ भी मैंने अपनी मम्मी से बहुत गुस्से से बात की तो उन्होंने भी मुझे बहुत गुस्से से जवाब दिया। फिर मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपनी माँ की कमजोरी का फ़ायदा उठाया। वो कैसे? मैंने बचपन से ही अपनी मम्मी को देखा है कि हम जब भी उनसे जिद करते तो वो हमारी जिद को पूरा नहीं करती थी, पर जब मुझे उनसे अपनी कोई बात मनवानी होती तो मैं उनको इमोशनल ब्लैकमेल करता था और वो इमोशनल फूल मेरी बातों में आकर मेरी बात मान जाती थी। और यही मैंने कल भी किया और मुझे यह पूरा यकीन है कि वो अब कभी भी मेरे कॉलेज नहीं आएगी। समर ने अपनी सारी क्लास अटेंड की और अब आखिरी क्लास का भी लेक्चर ख़त्म करके वो अपने घर जाने के लिए बैग उठाने लगा। पर जब समर ने देखा कि बाकी सारे बच्चे अभी भी उसकी मम्मी के आने का इंतजार कर रहे हैं तो समर ने सबसे कहा कि कल वाली मैडम नहीं आने वाली है, अपना अपना बैग उठाओ और घर चलो। तभी एक बच्चे ने समर से विनीता के न आने का कारण पूछा तो समर ने अपनी ही माँ का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्योंकि वो हम जैसे होनहार बच्चों को पढ़ाने से डर गई है, इसीलिए अब वो हमें पढ़ाने नहीं आने वाली। तभी दूसरे बच्चे ने खड़े होकर कहा कि वेलकम मैम। ये सुनते ही समर तुरंत पलटा और उसने देखा कि उसकी माँ अपने नए अवतार में उसे पढ़ाने के लिए तैयार थी। ये देखकर समर का मुंह खुले का खुला रह गया। विनीता ने कहा, आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि वो सारी दुनिया को पढ़ा सकते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि उन्हें पढ़ाने के लिए भी भगवान ने एक गुरु पहले से ही बनाकर धरती पर भेजा है। और वो कौन है? ये तुमसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता होगा समर बेटा। विनीता अपने और समर के बीच के रिश्ते को तब तक सारे कॉलेज के बीच नहीं बताना चाहती थी जब तक कि समर इस रिश्ते को खुद ना अपनाना चाहे। विनीता ने समर को उसकी जगह पर बैठने को कहा। समर चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और उसका मूड अपनी माँ को देखकर बहुत खराब हो चुका था और उसके जले पे नमक छिड़कते हुए उसके दोस्त कार्तिक ने कहा कि क्या हुआ समर, तेरी माँ इस बार तेरे इमोशनल ब्लैकमेल से इमोशनल फूल नहीं बनी? समर ने कार्तिक को घूर कर देखा तो कार्तिक चुप हो गया, पर समर को अब अंदर ही अंदर अपनी माँ के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। विनीता ने जब से अपना नाम और अपने बारे में बताने के लिए कहा, जिस पर सभी बच्चों ने अपना अपना पूरा इंट्रो इंग्लिश में दिया। ये सब देखकर समर कार्तिक के साथ अपनी माँ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि पूछ तो ऐसे रही है सबसे जैसे इसे सब समझ में आ रहा हो। तू देखना, जब मेरी एंट्री की बारी आएगी तब मैं कैसे इन्हें उनकी औकात दिखाता हूँ। धीरे धीरे सभी बच्चों का इंट्रो हो चुका था। अब समर की बारी थी और जैसे ही समर का नंबर आया तो समर बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़ा होने लगा।
तभी विनीता ने कहा कि तुम्हारे बारे में तो मैंने क्लास में आते ही जान लिया कि तुम कैसे और कौन हो और क्या हो, इसीलिए तुम्हें इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। तुम चुपचाप बैठ जाओ और अगले को अपना इंट्रो देना। विनीता की बात सुनकर समर के तो होश ही उड़ गए। उसने क्या सोचा था और क्या हुआ उसके साथ। वो चुपचाप अपनी जगह पर वापस बैठ गया और तभी उसके दोस्त ने उससे मज़े लेते हुए कहा कि यार तूने तो कहा था कि तू अपनी मम्मी को ऐसा इंट्रो देगा अपने बारे में कि उनको असली औकात दिखा देगा, पर यहाँ तो तेरी माँ ने ही पूरी क्लास के सामने तेरी ही बेइज्जती कर दी, तेरी ही औकात दिखा दी। समर एक तो पहले से अपनी माँ से के ऊपर चिढ़ा हुआ था, ऊपर से रही सही कसर कार्तिक उसे चिढ़ा कर रहा था। सबका इंट्रो होने के बाद विनीता ने कहा कि अब मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। समर ने कहा देख अब हिंदी में कैसे लंबा चौड़ा भाषण देगी ये। विनीता ने अपना इंट्रो इतने यूनिक तरीके से दिया, समर की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अपना इंट्रो देने के बाद विनीता ने कहा कि वैसे तो मेरी क्लास का ज़्यादा वक्त नहीं है,